हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जैविक वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, और ये चैप्टर जो है ये बाद में लाने का एक कारण ये है कि इसमें से जो जीव हैं उनके बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारे जो गुण हैं उनको बताना होता है। लेकिन अगर ये चैप्टर पहले लाया गया होता तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो सारा एक वीडियो में चूँकि बताया नहीं जा सकता था, इसलिए इस वीडियो को बाद में लाया गया है, ताकि आप बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक के वीडियोज़ में, तो वो आप उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली लिंक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए पढ़ाई में, एक एक कदम चलते रहिए आगे। और देखिए, ये सफलता ऐसी होती है कि जब आप अगर छत में चढ़ना चाहते हैं तो अगर आप पहली सीढ़ी पर चढ़ें तब भी आप चढ़ रहे होते हैं, और यदि छत की आप लास्ट सीढ़ी पे खड़े हों तब भी आपको यही लगेगा कि हम अभी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। लेकिन वो सीढ़ी लास्ट सीढ़ी होती है, तो हो सकता है आप उस लास्ट सीढ़ी में हो। तो इसलिए धैर्य के साथ पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। चलिए, तो देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसको हम समझ लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में जान लें कि जीव विज्ञान क्या है और कैसा है, क्या है। तो देखिए, आप जानते होंगे कि जो जीव विज्ञान है उसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा विज्ञान जिसमें से जीवों का अध्ययन किया जाएगा वो जीव विज्ञान कहलाएगा। और इसमें से जो बायोलॉजी, जो इसका अंग्रेजी शब्द है, वो शब्द सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क, एक वैज्ञानिक थे जो फ्रांस के थे, और ट्रेवीरेनस, ये वैज्ञानिक थे जर्मनी के। इन्होंने इसका बायोलॉजी नाम दिया था। आपको ज्ञात होगा फ्रेंड्स कि जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु हैं, और देखिए इसमें से जो जंतु विज्ञान के भी जनक हैं वो भी क्या हैं, अरस्तु हैं। अरस्तु ने एक किताब लिखी थी फ्रेंड्स, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जीवों के बारे में बताया था। देखिए, ये जो अरस्तु है ये ग्रीक फिलोसफर थे फ्रेंड्स, और जो सिकंदर महान थे उसके गुरु थे ये। तो सिकंदर महान के गुरु और ग्रेट फिलोसफर जो थे यूनानी, ये अरस्तु, ये बहुत ही ग्रेट थे और ये फिलोसफर भी थे। देखिए, विज्ञान में भी इन्होंने बहुत अपनी योगदान दी, तो ये इसके जनक कहलाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक यही कहलाते हैं। और देखिए, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं ये है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटनम नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में और उनके गुणों के बारे में बताया था। अब एक चीज हम ये देख लेते हैं कि कोई भी अगर जीव है तो जीव का मतलब ये है कि उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी, इसलिए हम उसको जीव कहते हैं। भाई, जो पत्थर है उसको हम लाइव नहीं कह सकते, जीव नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसमें वो गुण नहीं है जो एक जीव को जीव कहलाने के योग्य बनाते हैं। तो कौन कौन से गुण देखिए उसमें से हो सकते हैं। पहला गुण है यहाँ इसमें कोशिकीय संगठन। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ ये शरीर है, और वो चाहे एक कोशिका हो या फिर बहुत सारी कोशिका हो, तो कोशिकीय संगठन होना जरूरी है। प्रत्येक प्राणी का कोशिकीय संगठन जरूरी है, क्योंकि कोशिका ही कार्यात्मक इकाई है और संरचनात्मक इकाई है। इसके साथ में दूसरी क्रिया जो है होनी चाहिए, या दूसरी चीज जो होनी चाहिए जीव कहलाने के लिए, वो है उपापचय। उपापचय क्या है? देखिए, उपापचय को हम अगर साधारण सी भाषा में समझें तो जीवन को पूर्ण करने के लिए समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं जो हैं वो कहलाती हैं उपापचय। अब जैव रासायनिक जो क्रियाएं हमारे अंदर पूरी होती हैं उनमें से दो क्रियाएं मुख्यतः हम जानते हैं, एक है उपचयन और एक है अपचयन। ये जो उपचयन की क्रिया होती है फ्रेंड्स, इसमें क्या होते हैं कि साधारण मॉलिक्यूल्स या साधारण जो हमारे शरीर में अणु होते हैं वो क्या है कि जटिल उसमें बदलते हैं। साधारण अणुओं का जटिल अणुओं में बदलना ही कहलाता है उपचयन। कैसे? देखिए, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन जो करते हैं तो साधारण हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, लेकिन वो अणु फिर हमारी शरीर में बदल जाते हैं। तो वो जो शरीर में बदलना है फ्रेंड्स, वो क्या है, शरीर हमारा बहुत ज़्यादा जटिल है। देखिए, इसका हमारा माइंड भी तो उसी से क्रिएट हो रहा है
है ना, मस्तिष्क उसी से, अब मस्तिष्क की संरचना इतनी ज़्यादा जटिल है कि उसको अभी तक कोई वैज्ञानिक पूर्णतया समझ नहीं पाए। तो साधारण अणुओं का जटिल अणुओं में बदलना ये कहलाता है क्या, उपचयन। और अपचयन, अपचयन इसकी जस्ट उल्टा क्रिया होती है। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि जो जटिल अणु है, जटिल अणु का सरल अणु में बदलना, तो जटिल अणु का सरल अणु में बदल जाना कहलाता है क्या, अपचयन। अपचयन में हम कह सकते हैं एक क्रिया श्वसन। देखिए जब मैंने श्वसन पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था कि कोशिका में जो जटिल अणु होता है, मतलब कि जो वहाँ पर ग्लूकोज होता है, उसका जारण होता है और जारण होके फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो क्रिया है वो कहलाएगी यहाँ पर अपचयन। तो जीव होने के लिए उपापचय की क्रिया भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखिए एक क्रिया होनी चाहिए वृद्धि की। आप जानते हैं कि कोई भी जीव है उसमें वृद्धि होती है, कोशिकाओं का गुणन होता है तो वृद्धि होती है, तो वृद्धि भी एक क्रिया होनी चाहिए। अब पौधों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, लेकिन जो जानवर हैं, जंतु हैं, उनमें से एक निश्चित एज तक वृद्धि होती है। इसके साथ साथ वो प्रजनन करेंगे, उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी जीव है, कोई भी पेड़ पौधा है, उसमें से अपने समान संतति उत्पन्न करने की काबिलियत है, इसलिए वो जीव कहलाने के योग्य है। तो प्रजनन होना चाहिए। एक चीज है यहाँ पे चेतना या संवेदनशीलता। देखिए कोई भी जो भी जीव है, वो जीव गर्मी के प्रति, पानी के प्रति, ठंडी के प्रति, है ना, ये सारे जो भी मौसमी घटनाएं हैं इनके प्रति क्या है कि संवेदनशील है। मनुष्य संवेदनशील है, इसलिए वो देखिए ठंडी में क्या है, ऊनी कपड़े पहनता है। अन्य प्राणी भी संवेदनशील हैं, इसलिए वो अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलते हैं। देखिए जो मरुस्थल है, मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उनकी पत्तियों का कांटों में बदल जाना, ये क्या है, एक संवेदनशीलता ही तो है। तो जो लाइव है, जीवंत कहलाने योग्य है, या जीवंत जिसको कहा जाएगा, उसमें क्या है, एक चेतना है, संवेदनशीलता है। तो ये सारी चीजें एक जीव जो है उसको कहलाने के लिए उपयोगी हैं, और ऐसा है कि तभी उसको हम जीव कहेंगे। अब देखिए जो जीव हैं उन जीवों का वर्गीकरण कैसे हो। भाई बहुत सारे जीव तो हैं, लेकिन उन जीवों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाए, इसके लिए सबसे पहले एक द्विनाम पद्धति दी गई। और इस द्विनाम पद्धति को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि जो भी जीव हैं उन जीवों का वर्गीकरण किया, और उन्होंने एक दिया द्विनाम पद्धति का सिद्धांत। या द्विनाम पद्धति का सिद्धांत इस पे था कि द्विजगत इन्होंने बताया कि जो भी जीव हैं वो दो तरह के हैं, उनमें से एक जंतु जगत है और एक पादप जगत है। इसके बाद उन्होंने इसको और आगे रिफाइन करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीवधारी का जो नाम है, जिसको हम जो नाम उसको देंगे, उसमें से क्या होगा कि लैटिन भाषा के दो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, जिसमें से पहला जो शब्द होगा उसके वंश को इंडिकेट करेगा, मतलब उसके जेनेरिक नेम को बताएगा, और दूसरा जो उसका शब्द होगा वो बताएगा उसकी स्पीसीज को, मतलब उसकी जाति को। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि जैसे कोई भी जो भी जीव होगा उसका जब हम नाम लेंगे तो दो चीजें लेंगे, उसमें से पहले उसके वंश का नाम लेंगे और फिर उसकी जाति का नाम लेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि होमो सेपियंस, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो इसमें से जो शब्द ये होमो है फ्रेंड्स, ये क्या है, उसकी वंश है, उसकी जेनेरिक नेम है। और सेपियंस जो है यहाँ पर, सेपियंस क्या है, उसका जाति का नाम है। एक चीज और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने होमो सेपियंस लिखा है, इसमें से एच का ये जो होमो है इसका एच मैंने कैपिटल लिखा है। तो ये भी एक वो है कि जब भी हम नाम लिखेंगे तो उसमें से जो दो शब्द होंगे वो ऐसे होंगे कि पहला शब्द जो वंश को बताएगा उसका नाम ये क्या होगा, कैपिटल अक्षर होगा। दूसरा जो उसकी जाति को बचाएगा वो सेपियंस, जैसे इसमें से तो ये स्मॉल होगा। तो पहला इसका करेक्टर कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा। इसके साथ साथ में कभी कभी जो वैज्ञानिक खोज करता होता है उनका नाम भी इसमें से बाद में जोड़ा जाता है।
लेकिन अब देखिए इन्होंने दो भागों में तो बांट दिया कि पादप हो गए और जंतु हो गए, लेकिन समस्या ये थी कि पादप भी बहुत तरह के हो सकते हैं। तो इसलिए और जब इन चीज़ों को रिफाइन करना हुआ या और जब विकास की प्रक्रियाएं बढ़ी, तो एक वैज्ञानिक थे व्हिटकर। तो व्हिटकर ने क्या किया कि 5 जगत सिद्धांत दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो जीव हैं इनको 5 हम जगत में अच्छे से बांट सकते हैं, ताकि इनका जो स्टडी है, इनका अध्ययन है, वो अच्छे से किया जा सके। तो इन्होंने बांटा किसमें? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इन्होंने इन 5 भागों में या 5 श्रेणियों में जंतुओं को रख दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। अब इस 5 में से रख दिया और इन पांचों का हम यहाँ थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला है फ्रेंड्स मोनेरा। मोनेरा को हम ऐसा समझते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जब हमने कोशिका पढ़ाया था फ्रेंड्स, तो हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। जैसे उसमें केंद्रक नहीं होगा, कोशिका भित्ति नहीं होगी, उसमें 70 एस राइबोसोम होंगे, 80 राइबोसोम नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक। तो ये जो जीव होंगे कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे। इनके पोषण का स्तर कैसा हो सकता है? ये स्वपोषी हो सकते हैं फ्रेंड्स। ये रसायन संश्लेषी हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं, अथवा विषमपोषी, मृतजीवी या परजीवी, ये दोनों तरह के हो सकते हैं। तो मतलब ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं और मृतजीवी भी हो सकते हैं, मतलब कि जो मृत सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इनमें से देखिए जो जीवाणु जो हैं जीव, वो कौन से हैं? जीवाणु हैं। जीवाणुओं में जैसे नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और ये माइकोप्लाज्मा। तो इस प्रकार के जो भी जीव हैं ये कहलाएंगे मोनेरा श्रेणी के। और मोनेरा श्रेणी ये कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। आप देखिए इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की कोशिका का जो फिगर है फ्रेंड्स, ये कौन सा है? प्रोकैरियोटिक है। इसमें से देखिए कोई केंद्रक नहीं है। तो इस प्रकार से जो मोनेरा है वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। अगला श्रेणी का क्रम था हमारे पास, कौन सा था? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कैसे हैं? देखिए एक कोशिकीय हैं परंतु यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है। मतलब कि ये पूर्ण विकसित कोशिका है, इसमें केंद्रक पाया जाएगा और बहुत सारी वो सारी क्रियाएं होंगी इसमें से जो लाइव उसमें होती हैं। तो ये जो कोशिका है पूर्ण विकसित कोशिका है, यूकैरियोटिक के होंगे। लेकिन इनमें से क्या हो सकता है कि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे जैसे कि केल्प घास जो समुद्र में पाई जाती है जैसे, और समुद्री घास। तो ये केल्प और समुद्री घास जो है ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। वैसे तो ये एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है, लेकिन ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की एक कड़ी भी है। देखिए प्रोटिस्टा क्या है? पादप और जंतु एवं कवक जगत के बीच की एक कड़ी का काम करते हैं। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये देखिए बहुकोशिकीय का भी मतलब इसमें से वो हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। देखिए पादप भी हो सकते हैं ये कुछ। तो इस प्रकार से ये क्या? पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी के रूप में ये कार्य करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे यहाँ पे एक ये पैरामीशियम है। आप जानते हैं पैरामीशियम का ये जो देखिए इसके चप्पल या सैंडल के आकार की इसकी आकृति होती है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा ये भोजन और इसके लिए ये इसमें क्रिया कुछ दिखाई देती हैं, संरचना दिखाई देती हैं। इसके बाद में देखिए अमीबा है जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यूग्लिना को देख सकते हैं। तो यूग्लिना में देखिए एक इसकी ये इसमें से वो दिखाई देती है धागेनुमा। तो ये जो हैं ये सब इस श्रेणी में फ्रेंड्स आते हैं। इसके बाद तीसरा जो था उसका विभाजन वो था कवक का। तो हमने देखा मोनेरा और प्रोटिस्टा, इसके बाद कवक। अब कवक को आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि ये अधिकांशतः सड़े गले पदार्थों में उस तरह से ये उग जाते हैं। जैसे आप वो कुकुरमुत्ता देखते होंगे ना, वो मशरूम कुकुरमुत्ता, वो सब क्या है? ये सब इसी कवक में आते हैं। तो ये क्या होते हैं कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं इनमें। और देखिए ये विषमपोषी होते हैं क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन
प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पर ये निर्भर रहते हैं। और ये मृतजीवी होते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो सड़ा गला पदार्थ है मृतजीवी, उसी से ये अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इनमें काइटिन नामक जटिल शर्करा की कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें से जैसे ईस्ट है, पेसिलियम है, मशरूम है, ये सारे कवकों के अंतर्गत आते हैं। ये फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर फिगर है थोड़ा सा, तो इसको आप ये देख सकते हैं। तो ये सब कवक या फिर फंजाई कहलाते हैं, जो इस तरह से सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। इसके बाद देखिए पादप। जो पादप हैं, पौधे हैं, उनका जो वर्गीकरण है वो थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए पादप का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले हम कुछ इस ढंग से इसको देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक पादप है, पेड़ है, तो उनके विभाजन को कैसे है? शरीर बिना विभेदन के और विभेदन के। मतलब ऐसा कि कुछ पादप ऐसे होंगे जिनके शरीर में विभेदन का मतलब है कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ऐसे अलग अलग चीजें उसमें नहीं होंगी, तो उनका जो शरीर है वो इस तरह से विभाजित नहीं होगा। आगे हम देखेंगे जैसे थाइलोफाइटा है, वो इस श्रेणी में आएगा। इसके बाद में ऐसे जिनका विभाजन है शरीर, मतलब कि ये कि जड़ अलग है, उसमें से जड़, तना, पत्ती, ये सब चीजें अलग अलग, शाखाएं अलग दिखाई देंगी। और इनमें भी देखिए फ्रेंड्स, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे होंगे जिनमें से संवहनी ऊतक नहीं होंगे। हमने फ्रेंड्स पढ़ाया था आपको, जब हमने पौधे के भाग पढ़ाए थे तो हमने पढ़ाया था कि जो तना होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो क्या है, संवहनी ऊतक है ना। ऊतक जब हम पढ़ाया था और कोशिका पढ़ाए थे तब भी ये भी चीजें बताई गई थी। तो ये संवहनीय एक में होंगे और एक में संवहनीय नहीं होंगे। तो मतलब कि एक संवहनी ऊतकों सहित होगा और एक बिना संवहनी ऊतक के होगा। इसमें से देखिए जो बिना संवहनी ऊतक के हैं उसमें से हमारे पास आता है क्या, ब्रायोफाइटा। और जो संवहनी ऊतक सहित होते हैं उनमें से भी अब इसका विभाजन कर दिया गया है, जिसमें से एक बीज रहित होंगे और एक बीज सहित होंगे। मतलब कि एक में बीज होंगे, एक में बीज नहीं होंगे। तो जो बीज रहित हैं उनमें से हम एक कैटेगरी पढ़ेंगे क्या, टेरिडोफाइटा की। और जिनमें से फ्रेंड्स बीज होंगे उनको अगर हम देखें तो वहां पर हमारे पास देखिए क्या होगा, एक तो नग्न बीजी होंगे और एक फलों के अंदर बीजी होंगे। मतलब कि ऐसे होंगे जिनके बीज कोई फल के अंदर नहीं होंगे, तो उन्हें हम कह देंगे नग्न बीजी। और ये नग्न बीजी के अंतर्गत हम एक वो पढ़ेंगे, कैटेगरी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। तो ये जो जिम्नोस्पर्म होंगे ये कैसे होंगे, नग्न बीजी होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो फल के अंदर बीज वाले होंगे वो होंगे कौन से, एंजियोस्पर्म के। तो एंजियोस्पर्म में फल के अंदर बीज होंगे। और फल के अंदर बीज में भी देखिए दो तरह की चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है कि एक तो दो बीज पत्र हो सकता है, एक बीज पत्र होता है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे गेहूं है क्या, एक बीज पत्री है। इसके बाद मटर क्या, दो बीज पत्री है, उसके बीज को तोड़ें दो फलक निकल आते हैं। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को वहां पर और भी देखेंगे। तो ये है पादपों का विभाजन। तो देखिए पादपों का जो विभाजन है उसमें से जो हमने अभी समझा, तो आप जानते हैं वैसे कि जो पादप होते हैं ये स्वपोषी होते हैं और इनमें से यूकैरियोटिक कोशिका होती है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। ये सारी क्वालिटीज पादपों में होती है। अब इसके बाद जो हमने पहला चरण जो देखा था उसमें से देखा था क्या, थैलोफाइटा विभाजन में। तो जो थैलोफाइटा वाला उसमें से आ रहा था, तो हमने देखा था कि जो शरीर था उनका कैसा था, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं था। ये चीजें हमने देखी थी भाई, दो चीजें देखी थी, एक पूर्ण रूप से विभाजित वाली और एक पूर्ण से विभाजित नहीं थी। तो जो नहीं विभाजित थी उसमें से एक कैटेगरी हमें मिली थी थाइलोफाइटा की। तो इनकी जो संरचना थी वो मूल, तना मतलब तना है ना, जड़, तना, पत्ती और फूल फल, इस तरह की वो विभाजित नहीं होती है। इसमें से जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये दो इसमें से एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है यूलोथ्रिक्स और ये है देखिए क्लैडोफोरा भी एक इसमें है, और इसके नीचे देखिए ये अल्वा भी है और स्पाइरोगायरा भी है। तो ये ऐसे हैं कि जिनकी जो संरचना है वो सारी विभाजित नहीं होती है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखा था ब्रायोफाइटा, जिसमें से हमने एक चीज ये देखी थी कि विभाजित तो होगा उनका शरीर, लेकिन उनमें संवहनी ऊतक
नहीं होंगे। तो उसमें से हमने एक वो देखा था क्या, ब्रायोफाइटा का। अभी देखिए आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि वो जो फिगर मैंने आपको दिखाया था, चार्ट दिखाया था, उसको अगर आप ड्रॉ कर लें तो आप आसानी से समझ जाएंगे, उसमें से आप तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रायोफाइटा इस वर्ग के जो पादप होते हैं उनमें से जो जल हैं या खनिज लवण है, उनका शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहनी ऊतक चूंकि नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो उनका ऐसा बंटवारा नहीं होता है। लेकिन ये देखिए जैसे तना है, पत्ती है, ये संरचनाओं में विभाजित ये होते हैं। इस वर्ग के पादप कैसे होते हैं, देखिए उभयचर होते हैं, मतलब ये जमीन में भी हो जाते हैं और पानी में भी हो जाते हैं। इसमें से जैसे मांस है, मार्केसिया है, ये इसके फ्रेंड्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। आप ये देखिए थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केसिया है, या फिर यहाँ पर फ्यूनेरिया है ना, रिक्शिया है, तो ये सब इस तरह के पौधे होते हैं। अब देखिए इसी में अगला एक हम पढ़े थे, टेरिडोफाइटा। ये जड़, तना, पत्ती सब में विभाजित थे। ठीक है, संवहनी ऊतक भी थे, और इनमें से जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे फर्न है, मार्सिलिया है, हार्सटेल है, तो ये सब इसमें से आते हैं। और इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। हमने वहाँ पे देखा था कि एक ऐसे होंगे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता होगी, और एक ऐसे होंगे कि जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी। फिर जो जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता होगी उनको भी हमने आगे बांटा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेरिडोफाइटा, जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है फ्रेंड्स, लेकिन बाकी इसमें गुण होते हैं। इसमें से जैसे मार्सिलिया है और ये फर्न है, तो ये बीज नहीं उत्पन्न करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें ये सब करते हैं। देखिए इसमें जड़, तना और ये सब इसमें बटा हुआ है, पत्ती और इसमें, लेकिन इसमें से बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। जिम्नोस्पर्म, अब देखिए हमने अब जो बीज उत्पन्न करने वाले थे उनमें से भी हमने दो चीज़ें देखी थी, क्या, नग्न बीजी देखे थे, एक आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब फल के अंदर बीज होते थे, और एक फल के अंदर बीज नहीं होते थे। इसमें से देखिए कौन से हैं, तो ये नग्न बीजी होते हैं, अर्थात फलों के अंदर बीज नहीं है इनके। ठीक है, और ये देखिए बहुवर्षीय पौधे हैं, सदाबहार वन भी होते हैं इसमें, और ये काष्ठी भी होते हैं। इनमें से देखिए पाइन और साइकस, ये पाइन और साइकस जो दो यहाँ पर देखिए वृक्ष हैं, ये पाइन और साइकस, ये दोनों इस प्रकार के नग्न बीजी होते हैं, मतलब इनके जो फल हैं उनके अंदर बीज नहीं होते हैं, तो ये नग्न बीजी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब एक चीज और हमने देखा था यहाँ पे, क्या, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को हमने देखा था कि जिनके फल के अंदर क्या होंगे, बीज होंगे। तो फल के अंदर बीज थे वो एंजियोस्पर्म कहलाते थे। और इसमें से हमने दो चीजें और देखी थी, क्या, कि ये एक बीज पत्री भी हो सकते हैं और दो बीज पत्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बीज पत्री का जो एग्जाम्पल्स है हमारे पास ये है, देखिए पैफियोडेलिलस है ना, पैफियोपेडिलम एक ये है, और एक यहाँ पर है आइपोमिया। तो ये फ्रेंड्स इसमें से ये एक बीज पत्री है और ये दो बीज पत्री है, और एक बीज पत्री और दो बीज पत्री के आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था देखिए पौधों का विभाजन, और जो हमने जंतुओं का विभाजन, ये सारी चीजें देखी। और किस तरह से इसमें से फ्रेंड्स अभी एक श्रेणी रह गई है जंतु की। तो वो जो जंतु की श्रेणी है उस श्रेणी को हम बाद में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जंतु का अपने आप में विभाजन बहुत ज़्यादा जटिल है, तो उसके लिए अलग से वीडियोस बनाया जाएगा। तो हमने देखा कि जो हिटकर था उन्होंने मोडेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप और जंतु इन 5 में बांटा था, जिसमें से हमने पादप के भी कई तरह के वर्गीकरण फ्रेंड्स उसमें से देखे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से ये सारी चीज़ें हमने देखी, वर्गीकरण जो था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो में आपको लगे कि कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं तो इसको लाइक भी कर दिया करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि फ्रेंड्स हमारी भी मदद हो सके और सबकी मदद हो सके जिसको आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।